हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशु आप सभी का स्टडी आईक्यू के इस शानदार सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो ये सेशन है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन है और इसमें हम कंप्लीट बीपीएससी की 70th जो बीपीएससी का एग्जाम अभी हुआ है उसकी हम मेंस की स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे। और इनफैक्ट ये स्ट्रेटेजी उन बच्चों के लिए भी लाभदायक रहेगी जो आने वाला 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। 71 बीपीएससी का प्री मेंस को ध्यान में रखकर आप किस तरीके से अपनी अप्रोच फॉलो करेंगे उसकी चर्चा इस सेशन के माध्यम से आज आपसे की जाएगी। तो सबसे पहले सवाल हमारे सामने आता है कि अगर हम मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी कड़ी मेरे सामने होती है। दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें मेरे सामने आपको देखने को मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है मेरे लिए? सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए होता है दोस्तों एग्जामिनेशन में दो इंपॉर्टेंट चीज। अगर दो चीजें मेरी क्लियर है मेंस एग्जाम में तो याद रखिएगा मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती। किसी भी तरीके के नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आपके बनते हैं, कैसे क्वेश्चन जाएंगे, ये सब आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा, याद रखिएगा। तो यहां पर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर अपने आंसर्स को भी दे सकते हैं और इवैल्यूएशन भी प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, बात मैं कर रहा था आप लोगों से कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी क्या होती है। अगर आप मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज मेरे लिए होती है, वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यूज। और दूसरा मेरे लिए होता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस। और अगर मैं दोनों को ध्यान में रखूं तो इससे मिलता जुलता अगर मैं आपसे एक वर्ड बोलूं दैट इज पैटर्न। क्या बोला? पैटर्न। अगर ये मुझे पहले तीन चीजें पता हैं तो मैं मेंस एग्जामिनेशन की ओर आगे बढ़ता हूं। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं सभी एस्पिरेंट से कहना चाहूंगा कि आपके पास कम से कम लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए। लास्ट 5 इयर्स का मेंस के पेपर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो। आपको अगर चाहिए हो तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर सारे प्रीवियस ईयर पेपर दे दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ध्यान से रखें, सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा अपने। इसके अलावा साथियों बात रही सिलेबस की, तो हमें सिलेबस भी गो थ्रू होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। और तीसरी चीज है दोस्तों हमारे पैटर्न की। आपको पता होगा पिछले 2 साल से 68 बीपीएससी से और 69 बीपीएससी से आपका जो पैटर्न है वो एग्जाम का चेंज हो चुका है। 68 बीपीएससी से 69 बीपीएससी से एग्जाम के पैटर्न को चेंज किया गया। क्या चेंज आया है, जरा एक बार उस चेंज को देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिलेबस, और याद रखें इसका प्रिंट आपके पास आपकी टेबल पर होना चाहिए। ये पीडीएफ मैं साझा कर रहा हूं लेकिन प्रिंट आउट निकलवा लेना। प्रिंट आउट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। इट इज वेरी नेसेसरी कि आपके पास हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, हर सिलेबस का आपके पास प्रिंट आउट अवेलेबल हो हर तरीके से। ठीक। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात साथियों मेरे सामने आती है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सर एक बात बताइए, बात ये बताइए कि पैटर्न क्या है। तो देखो ध्यान से समझो, पैटर्न ये है दोस्तों। इस बार अगर हम 70वीं बीपीएससी पर गो थ्रू कर रहे हैं तो इसमें मेरे पास सबसे पहले मुझे देखने को मिलेगा हिंदी। फिर मेरे पास एक पेपर देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं जीएस पेपर 1। फिर मिलेगा जीएस पेपर 2। एक मिलेगा मुझे ऑप्शनल पेपर। क्या मिलेगा? ऑप्शनल पेपर। और एक मुझे मिलेगा यहां पर क्या? एस्से। क्या मिलेगा? एस्से। ठीक। आपको बताना चाहूंगा आपका जो हिंदी का मार्क्स रहेगा, हिंदी के मार्क्स रहेंगे 100 नंबर का पेपर होगा। जीएस पेपर 1 आपका 300 नंबर का होगा। जीएस पेपर 2 आपका 300 नंबर का होगा। ऑप्शनल पेपर आपका 100 नंबर का होगा और एस्से आपका 300 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। सबको पता है ये वाली बात। अब इसमें एक चीज याद रखेंगे, यहां पर मेरे 2 ऐसे पेपर, एक तो हिंदी और दूसरा ऑप्शनल पेपर, जिस पर मैंने स्टार लगाया है, ये दोस्तों अब क्वालिफाइंग नेचर के हो गए हैं। आपको इसमें एक मिनिमम स्कोर करना होगा। हिंदी की पेपर की बात करता हूं तो हिंदी में याद रखें आपको 30% स्कोर यहां पर करना होगा। कितना? 30% स्कोर करना होगा। और ये मैं कहां से बोल रहा हूं? ये मैं आयोग के नोटिफिकेशन को देख के बोल रहा हूं। आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला है कि हिंदी में आप भैया 100 में से 30 नंबर ले आओ, आपको पास मान लिया जाएगा, आपके बाकी पेपर हम चेक कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से ऑप्शनल पेपर में 100 नंबर का होगा और ये एमसीक्यू पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा ऑप्शनल का आप लोगों का।
और राज्य सरकार द्वारा आयोग ने साफ साफ बोला है कि निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना होगा। अब इसमें यह नहीं लिखा कि 30% है, 40% है, 50% है, कोई भी कुछ बोले, आप आयोग के नोटिफिकेशन को ध्यान से देख के बोलेंगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य सरकार जो निर्धारित करेगा न्यूनतम प्राप्तांक। लेकिन हम मान के चलते हैं कि न्यूनतम प्राप्तांक जो आयोग निर्धारित करता है वो लगभग 40% नंबर यहां पर आपको कहता है कि 40% कम से कम आप ले आओ तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लोगे, इस पेपर को आप पार कर लोगे। तो ये है दोस्तों 2 पेपर की कहानी जो क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक, तो एक्चुअल में हमें जो लोड लेना है वो किस पेपर के लिए लेना है? हमें लेना है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए, क्योंकि ये 300 की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 900 मार्क्स हमारे आपको देखने को मिलेंगे। अब ये 900 मार्क्स में से हमारी मार्किंग होगी, याद रखें। और मैं आपसे यकीन दिलवाता हूं, अगर जिस स्ट्रेटजी को मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस स्ट्रेटजी को 100% फॉलो कर ले गए तो कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो आपका मेंस एग्जामिनेशन रोक सके। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं उस पर अडिग रहना है, उस चीज को समझने की कोशिश करनी है। मैं डेप्थ में आज आपको पूरी क्लास रख रहा हूं, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, सिलेबस भी स्ट्रेटजी भी, बस बहुत ध्यान से चीजें समझनी है। थोड़ी सी आपको अपनी अवेयरनेस यहां पर रखनी है क्लास के प्रति। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। अगर हम चर्चा करते हैं तो 70th बीपीएससी की अगर हम बात करते हैं तो 30% स्कोर आपका हिंदी में हो गया और ऐसे में आप लोगों का मार्किंग होगी। ऑप्शनल पेपर का भी क्वालिफाइंग हो गया, 40% स्कोर इसमें आपको गेन करना है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो आपका मेन पॉइंट है। व्हाट्स द मेन पॉइंट? मेन पॉइंट क्या है उसको जरा चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम में पूछी जाएंगी, भाई सबको पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, अच्छा बच्चे पूछ रहे हैं टाइमिंग दोस्तों सभी पेपर में आपकी 3 घंटे की टाइमिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। 3 आवर्स की टाइमिंग आप लोगों की होती है, याद रखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हिंदी की। अगर आप हिंदी का सिलेबस देखते हो तो ये हिंदी का सिलेबस आपको आयोग ने दिया है और आयोग ने साफ साफ बोल दिया है कि परीक्षा में जो प्रश्न होंगे वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक सेकेंडरी लेवल तक के आप लोगों के यहां पर स्तर के आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहां पर अंकों का विवरण कैसे दे रखा है, तो एक आपको यहां पर निबंध है 30 नंबर का आएगा, व्याकरण आपकी 30 नंबर की है, वाक्य विन्यास 25 नंबर का है और यहां पर 15 नंबर के बाकी अदर पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, संक्षेपण आपको 15 नंबर का देखने को मिलेगा। तो टोटल अगर आप देखोगे तो ये कितना हो गया आपका 100 मार्क्स आपका हिंदी का पेपर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मात्र 30 नंबर चाहिए और ये बड़े प्यार से आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हिंदी का पेपर बहुत भारी नहीं आता। हमारे फेलो फैकल्टी मेंबर्स आप लोगों को यहां पर हिंदी क्लास में पढ़ाएंगे, वहां से आप आराम से अपना हिंदी का पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक, अब असल कहानी आती है मेरी दोस्तों, जो मेरे लिए मेन है, दैट इज जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में से क्या आता है। देखो, अगर आपसे जीएस पेपर 1 की अगर हम बात करें तो आपको मैं बताना चाहूंगा, कोई सा भी जीएस का पेपर हो, इसमें आप लोगों के 3 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 3 सेक्शन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। जीएस पेपर 1 में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले जीएस पेपर 1 में अगर आप देखेंगे तो जो आपका सिलेबस है उसमें पूछा जाता है आप लोगों से मॉडर्न हिस्ट्री। यहां पर साफ साफ आयोग कह रहा है कि हम आपसे आधुनिक इतिहास पूछ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ रहे। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडिया आर्ट एंड कल्चर, आप यहां पर चाहो तो बोल दो, या इसको इंडिया कल्चर बोल सकते हो। तो पहला सिलेबस क्या है? भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। ये आप लोगों का सेक्शन 1 का सिलेबस हो गया। अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं, एक एक करके समझाऊंगा। भारतीय संस्कृति, ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए, इसमें हम बात करते हैं किसकी? करंट इवेंट्स की। इसमें हमारे करंट इवेंट्स आपसे पूछे जाते हैं। करंट इवेंट्स वो भी कौन से? जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के हमारे इवेंट्स हैं, वो आप लोगों के आपके यहां से पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका सेक्शन 2 में आपसे पेपर जो जीएस पेपर 1 है उसमें आपका ये आपको पूछा जाता है। ठीक है,
इसमें आप एक और काम कर सकते हैं, करंट इवेंट की बात कर रहे हैं तो इसको इस तरीके से लिख लो कि भाई करंट अफेयर्स प्लस इंटरनेशनल रिलेशन भी आपकी यहां पे आपको देखने को मिलेगी। कंक्लूजन क्या है कि करंट अफेयर्स भी आता है और इसमें आप लोगों का इंडियन दोस्तों आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक, तीसरा जो इसमें खंड होता है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देखिएगा स्टैटिस्टिकल, क्या बोला, स्टैटिस्टिकल, ध्यान से समझें, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपसे पूछी जाएगी। यहां पर आपसे ग्राफ और डायग्राम ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, या इसको आप मैं सिंपल शब्दों में बोलूं डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई आपने बचपन में पढ़ी होगी, तो जो डीआई है डेटा इंटरप्रिटेशन वो आप लोगों का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ग्राफ और डायग्राम में आप लोगों से यहां पर पूछा जाता है। तो जीएस पेपर 1 में आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट कोई भी परेशानी हो तो बताओ, पक्का तीनों चीज याद रहेंगी। अभी मैं इसका सिलेबस बताऊंगा उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, ध्यान से समझेंगे। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों 3 ये आपका सिलेबस रहा जीएस पेपर 1 में। तो ये है मेरा सेक्शन 1। पेपर में 3 सेक्शन आपके आते हैं। सेक्शन 1 आता है, एक आपके पेपर में आता है सेक्शन 2 और एक आपके पेपर में आता है सेक्शन 3। ये बात ध्यान रहेगी, पक्का। अब इसमें देखेंगे सेक्शन 1 में आप लोगों के पास 3 क्वेश्चंस होंगे और पर प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज होता है 38 नंबर का। तो ये हो गए आपके 38 गुणा 3 यानी कि 114। सेक्शन 1 कितने नंबर का, 114 नंबर का। सेक्शन 2 की बात करेंगे, इसमें भी आप लोगों के 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये भी आप लोगों का क्या हुआ 38 गुणा 3 114। और इसी तरीके से आपके इस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स के सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को पर्टिकुलर 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये 2 क्वेश्चन का वेटेज होगा 36 गुणा 2 यानी कि 72 नंबर। बात समझ रहे हैं? तो टोटल आपके पास 300 नंबर का वेटेज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अब यहां पर जो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन नहीं है, 3 मतलब एक तरीके से एक ऐसे बोलो कि सेक्शन 1 में 3 पार्ट हैं, सेक्शन 2 में 3 पार्ट हैं और सेक्शन 3 में 2 पार्ट हैं। सेक्शन 1 में जो 3 पार्ट है तो उन 3 पार्ट में दोस्तों मैं सभी लोगों से, सभी एस्पिरेंट से यहां पर कहना चाहता हूं, सेक्शन 3 में या सेक्शन 2 या सेक्शन 1 में जो पार्ट्स हैं इसमें आप लोगों को आयोग ने जो चेंज किया है वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत ध्यान से समझना आयोग क्या कर रहा है। देखो आयोग ने क्या किया, जीएस पेपर 1 का जो सेक्शन 1 है, इन्होंने जो पहला क्वेश्चन इसमें लिया, पहला जो सेक्शन 1 का क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन डाले हैं। क्या डाले हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस डाले हैं। और याद रखें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सेक्शन 1 में पहला जो पॉइंट है किसकी बात करता है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन कल्चर की। तो इसमें आप लोगों को 5 शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने? 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे सेक्शन 1 के पहले पार्ट में, बहुत आराम से समझो। और याद रखें इसमें से 3 क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के 8 नंबर के, 8 मार्क्स के, और 2 क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के इसमें 7 मार्क्स के। अगर आप लगाओगे तो 8 3 24 और 7 दूनी 14। तो ये दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों का कितने नंबर का हो गया, 38 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। यहां तक बात क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन सेक्शन 1 में जो आएगा आप लोगों का वो लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन जो आएगा इसमें वो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और याद रखें इसमें आयोग ने चॉइस आपको दी है, आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से संबंधित होंगे। तो आपको दोनों क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का कितने मार्क्स का होगा, 38 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं पैटर्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये आप लोगों का हमारा सेक्शन 1 जो है हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर जीएस पेपर 1 में वो आपको देखने को मिल रही है। पक्का दोस्तों, इसी तरीके से हमारा सेक्शन 2 यानी कि जो खंड 2 है हमारा, जो हमारा किससे डील करेगा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और आईआर से। इसमें भी सेम पैटर्न है। इसमें भी इन्होंने क्या किया दोस्तों, याद रखिएगा सेम पैटर्न। पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन। समझ में आ रही है? और उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको चॉइस दी गई है। तो 2 सेक्शन हो गए आप लोगों के जीएस पेपर 1 के। अब आता है तीसरा सेक्शन।
तीसरे सेक्शन की अगर हम चर्चा करते हैं दोस्तों, तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूं, सेक्शन नंबर जो 3 है मेरा, सेक्शन नंबर 3 किसका, जीएस पेपर 1 का। तो इसमें आप लोगों को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पूछी जाएगी। तो आपको यहां पर 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। दोनों क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, याद रखें, दोनों क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, चॉइस में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप ध्यान से देखें तो 36 नंबर आपका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों का 36 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। यानी कि स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 72 नंबर की स्टैटिस्टिक्स आपसे पूछी जाती है और ये मेजर रोल प्ले करती है आपके दोस्तों पोस्ट में। मैं पोस्ट की बात कर रहा हूं। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस 72 में से 72 क्वेश्चन आपके, 72 नंबर आपके आने चाहिए। 72 यहां पर नंबर आपके सेक्शन 3 में किसी भी हाल में आने चाहिए। समझ रहे हैं? तो दोस्तों ये है मेरा पर्टिकुलर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सेक्शन 1। ऐसे सेक्शन 2 में 4, 5, 6 नाम से क्वेश्चन आएंगे और ये मेरा आएगा 7 और 8 नंबर। एक टोटल 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके जीएस पेपर 1 में। ठीक, बात क्लियर। अब हम चर्चा करते हैं कि सर जीएस पेपर 2 में क्या आता है। जीएस पेपर 2 को भी थोड़ा करीब से देख लेते हैं। व्हाट कम्स अंडर जीएस पेपर 2, आइए एक बार देख लेते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं जीएस पेपर 2 की, दोस्तों जीएस पेपर 2 में अगर आप देखेंगे तो इसमें आप लोगों का क्या आएगा, नंबर 1 पे याद रखें, इसमें आपसे पूछी जाती है इंडियन पॉलिटी। क्या पूछते हैं, भारतीय राजनीति आपसे यहां पर पूछी जाती है। दूसरे नंबर पर दूसरा जो सेक्शन होगा, पहला सेक्शन इंडियन पॉलिटी का हो गया, दूसरे सेक्शन में हम इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी की बात करते हैं, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था और आपके भूगोल की बात आपकी की जाएगी सेक्शन नंबर 2 में, जीएस पेपर 2 में। और सेक्शन नंबर 3 जो है दोस्तों, वो डील करता है रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसमें साफ साफ कहा गया है कि भैया क्या क्या भूमिका और क्या क्या इंपैक्ट, क्या क्या प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं, किसके देखने को मिलते हैं, याद रखें। हाँ जी, वो लिखना कंपलसरी है। पहले जो 5 क्वेश्चन है उसमें कोई चॉइस नहीं है, और वो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको लिखना कंपलसरी है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। जीएस पेपर 1 की बात हम कर रहे हैं फिलहाल। तो द रोल एंड इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या भूमिका और इसका क्या इंपैक्ट, इसका क्या प्रभाव इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत के विकास में आपको क्या देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, ये आप लोगों का पूछा जाता है आपके जीएस पेपर 2 के सेक्शन नंबर 3 में। बात समझ रहे दोस्तों? बिल्कुल सेम पैटर्न, जैसा पैटर्न आपने अभी किसमें देखा था, जीएस पेपर 2 पेपर 1 में देखा था ना, सेम पैटर्न आपको यहां पर देखने को मिलेगा। हर सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ये आपका सेक्शन 1 हो गया, पहला सेक्शन हो गया, पहला खंड हो गया। फिर आप लोगों का ये हो गया सेक्शन 2 और ये हो गया आपका सेक्शन 3। सबसे पहले याद रखो 38 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, 114 नंबर का ये वेटेज, 114 नंबर का ये वेटेज, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 72 नंबर का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। बात समझ रहे हैं? इंडियन पॉलिटी में सेक्शन 1 में अगेन जो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में आपसे 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पहला पार्ट होगा उसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से आप लोगों के 3 क्वेश्चन 8 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन आप लोगों के 7 मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं। सेम पैटर्न है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की, तो उसमें भी यही चीज है। सेक्शन नंबर 2 में भी आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें 3 क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन आपके 7 मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन अब सवाल आता है सेक्शन 3 का। दोस्तों याद रखिएगा, जीएस पेपर 2 में सेक्शन 3 में 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अमूमन इसको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बोलते हैं सेक्शन 3 में। क्वेश्चन नंबर 7 में याद रखेंगे 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एक क्वेश्चन तो आपका 8 नंबर का होगा और 4 क्वेश्चन आप लोगों के 7 नंबर के होंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का वेटेज होगा 36 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 8 का जो वेटेज है दोस्तों याद रखिएगा, ये आप लोगों का चॉइस आएगी, इसमें चॉइस में क्वेश्चन आएगा और ये भी आप लोगों का 36 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इसका जो वेटेज है वो कितने नंबर का है, 72 नंबर का आपको वेटेज देखने को मिलता है। ठीक,
तो मैं उम्मीद करता हूं पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो आपको ओवरऑल क्वेश्चन कितने लिखने हैं पता है आपको? अगर मैं जीएस पेपर 2 की बात करूं तो 5 क्वेश्चन तो पहले उसमें है, सेक्शन 1 के पहले पार्ट में। फिर आपके 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, ठीक। फिर अगेन 12 क्वेश्चन, 12 हो गए, 13 14 क्वेश्चन, 14 के बाद 5 ये 19 क्वेश्चन, और 19 के बाद एक ये 20 क्वेश्चन आपको एक पेपर में 3 घंटे के अंतर्गत लिखने हैं, जिसमें से आप लोगों के 15 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और आपके 5 जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। समझ गए बात, पूरा खेल पक्का? एक बार बता दीजिएगा जी, क्लियर है बात, नहीं क्लियर है? एक बार आंसर कर दे सभी लोग। तो यह है दोस्तों आपका जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 का एक पैटर्न जो हमें समझना बहुत जरूरी था। यह नया पैटर्न है, नए पैटर्न में अब आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वी हैव 20 क्वेश्चन इन अ सिंगल पेपर, हमें वो सॉल्व करने हैं एनी कॉस्ट, ठीक है। जीएस पेपर 1 में आपको ये फायदा है कि स्टैटिस्टिक वहां पे पूछी जाती है, तो सांख्यिकी डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो 72 नंबर आप आराम से लेके आ सकते हैं और अपने जीएस पर वहां पर कमांड कर सकते हैं, ठीक। अब एक मेन चर्चा में जो आपके साथ करने जा रहा हूं वो है सिलेबस की, कि एक्चुअल में सर पेपर में सिलेबस क्या आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अगर हम सिलेबस को देखते हैं तो आयोग ने अपनी वेबसाइट पर कुछ सिलेबस दे रखा है। क्या दिया हुआ है आयोग ने, बहुत ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट को जो मैं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से। सबसे पहले आयोग ने लिखा है कि आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में, यानी कि आपसे यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री की बात की गई है, मॉडर्न हिस्ट्री की बात की गई है, वो इंडिया और बिहार के रेस्पेक्ट में आप लोगों की गई है, ठीक है। इंडिया और बिहार के रेस्पेक्ट में इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, यानी कि इसमें आर्ट एंड कल्चर भी यहां पर हमें देखने को मिलेगा, और इसमें इंडिया और बिहार के हम मॉडर्न वाला जो पोर्शन है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ, यानी कि आप यहां पर बोल रहे हैं कि 19वीं शताब्दी का जो मध्य भाग रहा उससे लेकर जो देश का इतिहास है उसकी पूरी रूपरेखा के साथ साथ आपको यहां पर गांधी जी, रविंद्र जी और नेहरू जी से संबंधित प्रश्न भी इसमें सम्मिलित होंगे। सबसे पहले तो आपको यह बताया गया है कि आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय संस्कृति आपको पूछी जाएगी, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू जी की संबंधित प्रश्न भी आपके सम्मिलित होंगे। बात समझ में आ रही है? उसके बाद यहां पर नेक्स्ट लाइन है कि बिहार के, यहां पर क्या कह रहा है कि बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में, बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री की बात यहां पर की गई है। इस क्षेत्र में जो पाश्चात्य शिक्षा और प्रौद्योगिकी शिक्षा इसमें शामिल की गई है, टेक्निकल एजुकेशन इसमें शामिल की गई है, कि वो किस तरीके से प्रारंभ हुई और उसका विकास कैसे हुआ, तो ये आपको याद रखना है। यानी कि इसका मतलब बिहार की एजुकेशन सिस्टम से आपका यहां पर एजुकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है बिहार में, वो आपसे यहां पर पूछने की बात कर रहा है आयोग। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न रहेंगे। बिहार का जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रही है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रहे हैं, उसमें बिहार की क्या भूमिका आपको देखने को मिली, उससे संबंधित प्रश्न आपसे यहां पर पूछे जाने की बात की गई है। अरे पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, देखो तो सिलेबस हमारा एज इट इज मेंशन है, उसको हमें एक बार देखने की जरूरत है। आपको बताना है कि जो बिहार है उसका क्या रोल आपको देखने को मिलता है इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल की अगर हम बात करते हैं तो बिहार का क्या रोल आपको देखने को मिलेगा। कुछ बात समझ में नहीं समझ में आई? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कल्चर, यहां पर कंट्री की और बिहार की भी आपसे पूछी जा रही है, और इसमें 19th सेंचुरी के मिडिल से यहां पर हम हिस्ट्री पूछ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो वेस्टर्न एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसका एक्सपेंशन कैसे हुआ, एजुकेशन डेवलपमेंट की बात करें, इसमें टेक्निकल एजुकेशन बिहार में कैसे बढ़ी, इसकी चर्चा की करने की बात कर रहा है। बिहार का रोल फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में आप लोगों का क्या रहा उसके बारे में बात कर रहा है। इसके अलावा यहां पर साफ साफ बोला गया है कि ये प्रश्न जो होंगे मुख्यतः संथाल विद्रोह,
साफ साफ बोल देगा संथाल जो अपराइजिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बिहार में 1857 में बिरसा का आंदोलन, समझ रहे हैं। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे। साफ साफ आयोग इस चीज को बोल रहा है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, चंपारण, बिरसा का आंदोलन, संताल विद्रोह और बिहार में 1857 का बिरसा का आंदोलन, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, इसके अलावा यहां पर ये कह रहे हैं कि परीक्षार्थियों से ये आशा की जाती है कि वो मौर्य काल तथा पाल काल की कला और पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। देखो यहां पर साफ साफ बोल दिया गया है कि मौर्य काल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मौर्य काल की। यानी कि आपको नॉलेज होगी यहां पर जो चीफ फीचर्स, मुख्य फीचर्स नहीं है मौर्यन और पाल आर्ट के, और पटना कलम आपकी जो पेंटिंग्स हैं वो यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो पटना कलम चित्रकला आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली भी क्वेश्चन आपसे ऐसी कैसी रख देगा आपको और आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? क्लियर? इसके अलावा इसमें कहा गया है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें साफ साफ बोल दिया गया था पहले कि गांधी जी, टैगोर और नेहरू जी का भी इसमें क्वेश्चंस आप लोगों के इंक्लूड किए जाएंगे। बात क्लियर है? दूसरी बात, सांख्यिकी विश्लेषण को लेकर, यहां पर आरेखन को लेकर डेटा इंटरप्रिटेशन आपसे पूछा जाएगा। इसमें साफ साफ बोल रहे हैं कि यहां पर आज जो बच्चे हैं उसकी कॉमन सेंस को हम चेक कर रहे हैं। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, पाई चार्ट हो गए हमारे, ग्राफिकल बार चार्ट हो गए, कुछ इंफॉर्मेशन होगी हमारी स्टैटिस्टिकल, ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल फॉर्म में। तो हमें वहां पर चीजों को डिस्कस निकालने हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस बड़ा सिंपल है। प्रीवियस 5 साल के पेपर को अगर आप देख लोगे तो यू विल इजीली गेट द आंसर, और आसानी से आप लोगों को आंसर यहां पर मिल जाएंगे। दोस्तों ये है मेरा किसका सिलेबस? जीएस पेपर 1 का। और बीच वाला सेक्शन 1 आपका करंट अफेयर्स जो चल रहा है वर्तमान में और उसका किस तरीके से इंप्लीकेशन हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कोई भी इंसिडेंट हुआ, कोई भी वॉर, मान लो रशियन यूक्रेन वॉर हो रहा है, मान लो, ठीक है, कोई भी मुद्दा आपके कोई भी मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है, उसका भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये आपको पढ़ना है। और सारे इंपॉर्टेंट जितने भी इंसिडेंट हमने कवर किए हैं जो आपको पिछले 1 साल में इंपॉर्टेंट मिले हैं, वो सब आपसे पूछने की चाह रख सकता है एग्जामिनर। चाहे वो 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, कुछ भी हो आप लोगों का, इस कोई भी टॉपिक हो जो आपका करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्जामिनर है उसकी थॉट ये है कि वो चाह रहा है कि करंट अफेयर्स जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसका भारत में क्या इंपैक्ट पड़ता है उसकी जानकारी आपसे वो चाहता है। ठीक है, हो सकता है उसमें कुछ भारत के भी आपके इवेंट्स हों जिसकी जानकारी आपसे आयोग चाहने की कोशिश करेगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हमारा दूसरा, डेट इज इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो भाई बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें जीएस पेपर 2 में आप लोगों का आयोग ने सिलेबस बहुत कम डिफाइन किया हुआ है। इन्होंने बोला है कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की जो पॉलिटिकल व्यवस्था है उससे संबंधित प्रश्न होंगे। यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम जो बिहार का है और इंडिया का, उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा नो डाउटली आप लोगों के लिए इजी पार्ट होता है। अगर आप सही तरीके से कमांड कर ले गए तो बहुत इजीली पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड बिहार आप यहां पर बता देंगे। उसके अलावा यहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना, भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की अगर यहां पर बात की जाए तो इसमें कह रहे हैं कि हम क्वेश्चन जो पुट करेंगे वो प्लानिंग इन इंडिया, क्या फिजिकल, इकोनॉमिक और सोशल ज्योग्राफी आपकी इंडिया और बिहार की कैसी है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। दोस्तों बहुत आसान है, मैं आपको इसके रिगार्डिंग टॉपिक्स बताऊंगा आने वाली क्लासेस में, डोंट वरी अबाउट इट। इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स आपको आपके अपने अपने सब्जेक्ट्स के जो हैं सारे टॉपिक्स बताएंगे कि ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा खंड आपका हो गया इकोनॉमी ज्योग्राफी का। तीसरा खंड आप लोगों का है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और इसमें साफ साफ यहां पर बोला गया है कि भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा कर सकें।
तो यहां पर आपसे कोई भी चीज जैसे नैनो टेक्नोलॉजी आपसे पूछ ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे पूछ लिया, साइबर सिक्योरिटी आपसे पूछ ली, साइबर अवेयरनेस पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो इस तरीके के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनका एक्चुअल में इंडिया और बिहार पर क्या इंपैक्ट पड़ा। जैसे मान लीजिए हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो बिहार में एग्रीकल्चर में किन किन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। जैसे आज की डेट में कोई भी शिकायतें दर्ज करनी हो तो ऑनलाइन शिकायतें दर्ज होती हैं, जिसको बोलते हैं ई ग्रीवेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक ग्रीवेंसेस। तो आज की डेट में ई ग्रीवेंस रिड्रेसल को लेकर बिहार सरकार क्या कर रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर का हिस्सा बनेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से ये प्रश्न जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहां पर कर पाएंगे। समझ में आ गई बात। फिर आता है दोस्तों मेरे पास एस्से का सिलेबस। एस्से का पैटर्न भी मैं आपको एक बार बता दूं सभी एस्पिरेंट्स को। एस्से दोस्तों आप लोगों के 3 सेक्शन में आप लोगों के पूछे जाते हैं। आप लोगों से यहां पर 3 एस्से पूछे जाएंगे। कितने? 3। सब में नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास होंगी। एक एस्से का जो नंबर है 100 नंबर का एस्से आपको देखने को मिलेगा। 100 नंबर के एस्से होंगे, 3 एस्से आपको लिखने हैं। लगभग इसमें जो वर्डिंग्स रहती हैं, जो वर्ड्स लिखने हैं, वो कितने लिखने हैं? 700 से 800 वर्ड्स आप लोगों को लिखने होंगे। कितने? 700 से 800 वर्ड्स आपको लिखने होंगे। नियर अबाउट इसमें आप लोगों को 4 एस्से दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक लिखना है। वर्ड लिमिट यहां पर डिफाइन है, 700 से 800 वर्ड्स की वर्ड लिमिट आपको देखने को मिलेगी। ठीक। आयोग ने एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूं, आयोग ने बीपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 में किसी भी तरीके की वर्ड लिमिट का जिक्र नहीं किया है। यह हमारे पेपर पर निर्भर करेगा कि हम कितने वर्ड्स लिमिट लिखकर आ रहे हैं। 38 नंबर में कितने वर्ड्स लिखने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से लिखना है उसके बारे में। पहले इसको समझ लेते हैं। तो 3 सेक्शन आपके इकोनॉमिक्स के उसके एस्से के होंगे, और इसमें कुछ ऐसे आपके जो नैतिकता और जो दर्शन शास्त्र के ऊपर होंगे, कुछ हाइपोथेटिकल ऐसे बना दिए जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और आपके धार्मिक और प्रशासनिक इश्यूज पर बेस्ड होंगे, कुछ ऐसे आप लोगों के आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया पर बेस्ड होंगे, कुछ ऐसे आप लोगों के जो बिहार में समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं उसके बारे में होंगे, और कुछ आप लोगों के यहां पर ऐसे रिलेट करेंगे पॉपुलर प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स ऑफ बिहार। कुछ ऐसे होंगे जो बिहार की पॉपुलर प्रोवर्ब्स हैं, सेइंग्स हैं, उसके ऊपर होंगे। कुछ भी ऐसी कहावत होंगी जिसको आपको यहां पर फुल प्रूफ आपको करने की आवश्यकता है। जितना मैं बता रहा हूं उतना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में? जल्दी से बताएं एक बार। तो ये साथियों आप लोगों का एस्से का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, जहां पर हम इन सभी एस्सों के ऊपर चर्चा कर रहे होंगे। आजकल जो पिछले पेपर में पूछा गया था, उस पेपर में ये पूछा गया था कि जो पॉपुलर प्रोवर्ब्स हैं और जो बिहार में आपकी कहावतें हैं उसके ऊपर आपसे एक एस्से पूछा गया था, और कुछ आपके ऐसे प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ बिहार में क्या है उसके ऊपर पूछे गए हैं। तो ये मेजर टॉपिक्स हैं, इसको अगर आप कमांड करोगे अच्छे तरीके से तो ऐसे पर अच्छे तरीके से कमांड कर पाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक बार आपने पूरा सिलेबस गो थ्रू कर लिया, आपने यहां पर पैटर्न गो थ्रू कर लिया। अब आप लोगों का खेल शुरू होता है। अब यह है आपका 900 नंबर का वेटेज। ठीक। अब हमारा टास्क ये है कि पेपर में क्या करना है, कैसे करना है। तो कुछ बातें कान खोलकर सुन लो जो आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले कान खोलकर यह सुन लो, चाहे मेरा जीएस पेपर 1 हो और चाहे मेरा जीएस पेपर 2 हो। जीएस पेपर 1 में मेरे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, समझ रहे हैं? अगर मैं 3 घंटे को अपने 300 नंबर में डिवाइड करूं तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 घंटे में मुझे 100 नंबर का अटेम्प्ट करना ही करना है, एनी कॉस्ट। तभी मैं अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाऊंगा।
समझ रहे नहीं समझ रहे? इसका मतलब यह हुआ कि मेरा जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, आप सबको बताया ये 114 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह हुआ कि दोस्तों लगभग आपको 1.25 घंटे के अंतर्गत आपको एक सेक्शन निपटाना है। सवा ना कहो तो कम से कम आप मान के चलो 1 घंटे 10 मिनट में आपको पहला सेक्शन निपटाना है, 1 घंटे 10 मिनट में आपको दूसरा सेक्शन निपटाना है, और 2 घंटे आपके 20 मिनट हो चुके हैं। अब बाकी जो बचा आपका, कितना मिनट बचा? अभी आपके पास बचे हैं 40 मिनट और। तो 40 मिनट में आप लोगों को सेक्शन नंबर 3 करना है, क्योंकि वो 72 नंबर का है। कितने नंबर का है? 72 नंबर का है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? बोलो जल्दी से, बोलो। क्लियर? सेक्शन सी में आप लोगों को 72 नंबर का है, तो आपको 40 मिनट रखने हैं। अब आप ये अपनी अप्रोच घर बैठकर बना लेना, एक बात दिमाग में बैठा लेना कि 1 घंटे में आपको 100 नंबर का अटेम्प्ट करना ही करना है। अगर आप किसी भी चीज में इसमें दिक्कत करोगे तो दोस्तों हो सकता है कि आप लोगों का पेपर छूट जाए, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का पेपर छूटे। खासकर जीएस पेपर 1 की अगर मैं बात करता हूं मेरे साथियों, तो जीएस पेपर 1 में जो 72 नंबर हैं स्टैटिस्टिक्स के, ये 100% आप लोगों के सही होने चाहिए। ठीक है? तो जीएस पेपर 1 में मेरा कहना यह है कि आप पहले एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद जो आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स है उसको अच्छे तरीके से पहले एक बार कर लो। ठीक है? स्टैटिस्टिक्स को कर लो, पहले उसको निपटा लो, 72 नंबर पूरे के पूरे उसमें ले आओ। उसके बाद फिर आप अपना जीएस पेपर का सेक्शन 1 और बाकी सेक्शन लिखने की कोशिश करना। समझ रहे हैं सब लोग? आइए एक बार मैं कुछ आपको यहां पर स्ट्रेटेजिकल पॉइंट आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें आपको आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, किस तरीके से आपको अपनी अप्रोच को फॉलो करना है। सभी लोग तैयार हैं? नहीं तैयार हैं? ठीक, तो एक बार इस स्ट्रेटेजी को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करूंगा ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत हेल्प करेगी आपके आंसर राइटिंग्स में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो ये कहा जाता है कि जो उत्तर लेखन है, आंसर राइटिंग है, इट इज एन आर्ट। ठीक है? और जो कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट हो, कला का कोई भी रूप हो, वो समय के साथ सीखा जाता है। बस हमें जरूरत किस चीज की है कि हम अपने एफर्ट्स, रेगुलर प्रैक्टिस और कुछ अगर हमें गाइडेंस मिल जाए तो मैं आंसर राइटिंग में तोड़फोड़ कर दूंगा, बढ़िया आंसर राइटिंग लिख के आऊंगा। एफर्ट्स आपके, प्रैक्टिस आपकी, गाइडेंस हमारी। समझ रहे हैं? तो वी कैन मूव दिस स्टेप टू अ सक्सेस। हम यहां पर सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं अगर आप अपने एफर्ट्स, रेगुलर प्रैक्टिस और अच्छी गाइडेंस अगर आपके पास है, तो आप श्योरली यू विल गेट गुड स्ट्रेटेजी फॉर द आंसर। आपको यहां पर अच्छी स्ट्रेटेजी आंसर के लिए मिल गई है, ये मान के चलिएगा। अब सवाल यह है दोस्तों कि जब भी कभी आप आंसर लिख रहे हो तो आपको इंप्रेस किसको करना है? बताओ। तो आपको इंप्रेस करना है एग्जामिनर को। मैं साथियों 12 साल 13 साल से इंडस्ट्री में हूं। ठीक है? और जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करता था तो मैं सेमेस्टर एग्जाम की कॉपी चेक किया करता था। नियर अबाउट 2012 से लेकर 2016 तक मैंने ये काम किया है। अब जो सेमेस्टर एग्जाम्स के हम कॉपी चेक करते थे तो वहां पे इवैल्यूएशन के टाइम पे बहुत सारी चीजें दिमाग में रही, और मैंने यहां पर जो हमारे आयोग हैं, जो आयोग की कॉपी चेक करते हैं, कुछ प्रोफेसर वगैरह हैं, उनसे भी पूछा, उनसे बातचीत जब करी, इवैल्यूएटर से बात करी, तो एक कॉमन चीज निकल के आई कि कुछ ऐसा होता है कि जो आप अगर करें तो उससे एग्जामिनर आप लोगों का इंप्रेस हो जाएगा। हमारा मेन टास्क है दोस्तों, हमें अपने एग्जामिनर को यहां पर खुश रखना है। एग्जामिनर हमारा खुश है तो दोस्तों हमें भर भर कर नंबर मिलेंगे, और एग्जामिनर अगर दुखी है तो दोस्तों आंसर हमारे चाहे कितने भी अच्छे लिखे हों, आंसर हमारे खराब हो जाएंगे। तो सवाल क्या है दोस्तों, किस आधार पर आयोग कहता है कि आपकी कॉपी को जांचा जाए? बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। वो इवैल्यूएशन पैरामीटर्स क्या हैं जिसके आधार पर आपके आंसर को जज किया जाता है? सवाल ये हमारे सामने आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप बात करते हैं एग्जामिनर की दृष्टि से देखें तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों को आपके क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। एग्जामिनर सबसे पहले यह देखता है कि जो क्वेश्चन बच्चे से पूछा गया, क्या वो क्वेश्चन समझ भी पाया, नहीं समझ पाया। और ये सबसे पहला और आप बोलो वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पैरामीटर होता है किसी क्वेश्चन को इवैल्यूएट करने का।
अब यहां पर ये देखा जाता है कि क्या जो बच्चा है उसने क्वेश्चंस की डिमांड को समझा नहीं समझा, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसको समझा नहीं समझा, और उसके अकॉर्डिंग उसने आंसर किया नहीं किया। अगर ऐसा किया है तो आप एक स्टेप यहां पर आगे बढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए। क्वेश्चन जब आए तो आराम से कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समझो कि उसमें क्या क्या लिखना है। एक ड्राफ्ट तैयार करो अपना प्रॉपर कि अच्छा ये क्वेश्चन में हमें ये चीजें लिखनी है, समझ रहे हैं। तो ये है आप लोगों का सबसे पहला पैरामीटर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी चेक की जाती है इवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों का कंटेंट। भाई जो आप कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है, जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो उसमें क्या सारे के सारे क्वेश्चंस में जो भी मेजर एस्पेक्ट्स पूछे गए हैं, जो मेजर बातें पूछी गई हैं आपकी क्वेश्चंस में, क्या वो आप कवर कर चुके नहीं कर चुके। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं होगा कि आप उसमें आंसर में कुछ भी लिख दो, है ना। तो इसमें बोला गया है कि जो कंटेंट है आप लोगों का वो एक्यूरेट हो, बिल्कुल सटीक आप कंटेंट लिखने की कोशिश करें, रिलीवेंट कंटेंट हो। पूछ रहा है कि सीवीसी की भूमिकाएं बताएं और आपने लिख दी सीआईसी की भूमिका, ऐसे नहीं होना चाहिए। और कंटेंट आपका अप टू डेट होना चाहिए। पता लगा कि कॉलेजियम सिस्टम वापस आ गया और आप अभी भी 99वां संविधान संशोधन लिख रहे हो कि एनजेसी काम कर रहा है, तो हमें एक्यूरेट, रिलीवेंट कंटेंट और अप टू डेट कंटेंट यहां पर लिखना होगा। ठीक, इसके अलावा हम अपने कंटेंट में, आपको पता होगा, कई सारे फैक्ट्स को लिखने की कोशिश करते हैं, कई सारी फिगर्स को यहां पर हम कैरी करते हैं, कई सारे फिगर्स यहां पर लिखने की कोशिश करते हैं। और जो एग्जांपल्स आप लिख रहे हो, फैक्ट्स हो गए, फिगर्स हो गए, एग्जांपल्स हो गए, ये भी आपके एज पर क्वेश्चन डिमांड होने चाहिए। पता लगे पूछ कुछ रहा है, फैक्ट्स जो याद है वो लिखी आए, ये कुछ हद तक चल पाएगा लेकिन सभी लेवल पर आप लोगों का ये नहीं चल पाता। तो कंटेंट आपका एक्यूरेट हो, रिलीवेंट हो, अप टू डेट हो, फैक्ट्स, फिगर्स और आपके जो एग्जांपल्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। इसको एग्जामिनर देखने की कोशिश करता है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट जो आपका पिलर होता है स्ट्रेटजी में, दैट इज स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों प्रेजेंटेशन। आप अपने आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, और कोई भी आंसर आप लिख रहे हो तो वो स्ट्रक्चर्ड उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, सिस्टमेटिकली होना चाहिए। मतलब आप उस क्वेश्चन में कुछ लिख रहे हो तो उसमें लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज हो, फ्लो ऑफ आइडियाज आपके लॉजिकल होने चाहिए। इसका मतलब समझते हैं क्या है? मतलब लेट्स सपोज आपने कोई ए चीज सोची तो उसका ए का आउटकम बी में आएगा, बी का आउटकम सी में आएगा। पता लगा कुछ सोच कुछ और रहे हैं, लिख लास्ट में रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपके क्वेश्चन में जो आप इंट्रोडक्शन, जो परिचय आप लिख रहे हो, क्वेश्चन में जो मेन बॉडी आपकी जा रही है ना, इसके अलावा जो आप कंक्लूजन लिख रहे हो, ये आपका लॉजिकल फ्लो होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन लिखा जाए, मेन बॉडी में मेन बॉडी, और कंक्लूजन में कंक्लूजन आप लोगों का लिखा जाए। ये क्लियरली आप लोगों के एक तरीके से फ्लो ऑफ आइडियाज यहां पर बेस्ट तरीके से आपको देखने को मिले। ठीक, प्रेजेंटेशन आप अच्छी बना सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहता कि राइटिंग में घसीट मारो, क्योंकि तेज लिखना है तो राइटिंग ऑब्वियस बात है थोड़ी सी आप लोगों की फास्ट पेस में आएगी, थोड़ी सी गंदी आएगी। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि आप राइटिंग जब लिख रहे हो तो उसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से करो। आपको प्रेजेंट कैसे करना है भाई? आपकी जो हेडिंग्स हैं, कोई भी आप अगर सब हेडिंग्स लिख रहे हो, मान लो आप हेडिंग्स लिख रहे हो, सब हेडिंग्स लिख रहे हो, ये प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। ठीक है, कोई भी आपने बुलेट पॉइंट लिखा, कोई भी आप डायग्राम बना रहे हो, अगर आप इनका यूज करते हो तो आप लोगों की जो प्रेजेंटेशन है दोस्तों वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो कोशिश करें कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन और आपके क्वेश्चन की स्ट्रक्चर अप टू द डेट होगी तो एग्जामिनर आप लोगों को आंसर मार्क्स देगा ही देगा, ये बात ध्यान रखें। ठीक, दूसरी चीज, थोड़ा सा अपने क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो अपनी जो लैंग्वेज है आप लोगों की, जो आप हिंदी लिख रहे हो या इंग्लिश लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, या जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, एक्सप्रेशन जो भी आप देना चाहते हो क्वेश्चन के अंतर्गत, जो भी व्यक्ति देना चाहते हो, ये दोस्तों सिंपल होनी चाहिए। ऐसे टफ वर्ड्स का यूज ना करें जो आपको भी दिक्कत करें और एग्जामिनर को भी दिक्कत करें। ऐसे टफ वर्ड्स का यूज नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, सिंपल लिखनी है, वर्ड लिमिट पर काम करना है। पता लगा क्वेश्चंस आप लोगों का नियर अबाउट 38 नंबर के क्वेश्चंस में मान लो लेट सपोज 300 से 400 वर्ड्स लिखने हैं या 300 वर्ड्स लिखने हैं मान लो, और आप लिखे जा रहे हो दोस्तों 600 वर्ड का क्वेश्चन, ऐसे लिख दिया पूरा, क्योंकि आप पे वो क्वेश्चन आता है तो आपने ऐसे लिख दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना।
आप लोगों को यहां पर प्रॉपर तरीके से याद रखिएगा, लैंग्वेज और एक्सप्रेशन आप लोगों के बिल्कुल सिंपल होने चाहिए। इसके अलावा एक और चीज का याद रखेंगे, दैट इज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत हायर मार्क्स गेन करना चाहते हैं। अगर कुछ भी आप नया इनोवेट कर सकते हैं, कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं, तो इसमें जरूरत होती है से कोई इनोवेटिव एग्जाम्पल लिख दिया। बिहार की समस्या है उसमें आपने कोई एग्जाम्पल लिख दिया कि ये इनोवेटिव आइडिया हो सकता है। कोई फ्लो चार्ट आपने बना दिया, आपने कोई केस स्टडी लिख दी, डायग्राम बना दिए। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, इनोवेशन और क्रिएटिविटी आप लोगों की यहां पर बहुत बड़े लेवल पर आपको, अगर आप अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे तो श्योरली यू विल गेट गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। ये बात ध्यान रखें, ठीक है। समझ आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है समझ में, तो इस चीज को ध्यान रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी आंसर राइटिंग पैरामीटर। ये आंसर राइटिंग के आपका पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट इतनी चीजें अगर आप करते हो तो आप लोगों का क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, मेजर जो एस्पेक्ट्स हैं, कंटेंट पर ध्यान रखना, आपके कंटेंट, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका राइटिंग, ये तीन चीजें आपका मेन पिलर होती हैं किसी भी आंसर राइटिंग में। अगर आप इन पे अच्छे तरीके से कमांड करके ले गए तो श्योरली यू विल गेट दी गुड मार्क्स। तो सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया कि एग्जामिनर के नजर में आप लोग किस तरीके से अपने बेस्ट आंसर्स को लिख सकते हैं, ये आपने समझा नहीं समझा? पक्का समझा? चलिए अब हम मूव करते हैं अगले पॉइंट पर। अब मैं थोड़ी चीजें आप लोगों को बता देता हूं, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, किस किस तरीके से याद रखनी है। सबसे पहले याद रखें, जो क्वेश्चन पूछा गया वही आंसर आपको करना है, और इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फायदा है। आप जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना आप आंसर लिखेंगे, उसको चेक करवाएंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो उत्तर देना है वही हम दे रहे नहीं दे रहे। हम क्या उत्तर को, हमारा जो कंटेंट है, हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा राइटिंग, ये सही डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा, इसके लिए मैं बैठा हुआ हूं, इसको मैं चेक करूंगा। ये मैं चेक करूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। आप लोग अगर मुझे भेजेंगे तो मैं श्योरली चेक करूंगा, लेकिन आपको इस पर कमांड करनी होगी, ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि एग्जामिनर जो चीज आपसे चाहता है, जो मैंने अभी आपको बताई है, उस पर आप लोगों को कमांड करनी होगी। और जीएस के पेपर में मैंने कई बार देखा है, आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आप एक अभ्यर्थी हैं और अभ्यर्थी की नजर में सिर्फ आपको जीएस पेपर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी रूप से उसको प्रस्तुत करें, वो अलग बात है, वो कर सकते हैं, लेकिन डेप्थ में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जो पूछा जा रहा है उस पर आंसर करने की आप कोशिश करो। अब कुछ आप लोगों के दोस्तों डायरेक्शनल वर्ड्स होते हैं आपके मेंस में, जिसको बोलते हैं डायरेक्शनल वर्ड्स को पुछल्ला, जिसके माध्यम से, जिसमें लिखा होता है क्रिटिकली एग्जामिन, है ना, डिस्क्राइब, डिस्कस, इवेल्युएट, एग्जामिन, ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो उन वर्ड्स के आधार पर किस तरीके के हमें आंसर देने हैं, इसके लिए मैं अलग से एक क्लास लूंगा। फिलहाल आप याद रखो कि डायरेक्शनल वर्ड्स पर हमें फोकस रखना है कि एक्चुअल में वो एग्जामिन करने की बात कर रहा है, डिस्क्राइब करने की बात कर रहा है, या इसको क्रिटिकली एनालाइज करने की बात कर रहा है। ये चीजें हमें डायरेक्टिव वर्ड्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब वहां से आप चीजें यहां पर सीख सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं? आंसर राइटिंग करते समय आपको अपने दिमाग को बिल्कुल क्वेश्चन की निगाहों से देखना है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से अपने आंसर को लिखना है, ठीक है। कीवर्ड्स अगर आपके आंसर्स में हैं तो कीवर्ड्स थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, कीवर्ड्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं। कोई भी कीवर्ड्स है तो उसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक। दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रेजेंटेशन पर तो 100% फोकस रखना ही है। कोशिश करें कि राइटिंग बहुत ज्यादा घसीटा ना हो, राइटिंग ऐसा हो कि जो पढ़ने में आ जाए, है ना। हेडिंग दो, सब हेडिंग दो, पता लगा प्रस्तुतिकरण कर रहे हो, हेडिंग सब हेडिंग गायब है आप लोगों के, तो वो आप लोगों की बिल्कुल बेकार है। सिंपल लैंग्वेज में आंसर दो। एक बच्चों का और दुविधा होती है, सर एक बात बताओ, हम अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखें या पैराग्राफ में लिखें? ये बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, ये बहुत बच्चों का डाउट मैंने देखा है। कोई इसका रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है। आपको लगता है कि आप पॉइंट्स में अच्छा लिख सकते हो, पॉइंट्स बनाकर, तो पॉइंट्स में लिखो, और अगर आप कंफर्टेबल हैं पैराग्राफ में तो आप पैराग्राफ में लिखो। बस जो वर्ड लिमिट है आप लोगों की
ठीक है। कुछ आपकी अगर जो भी आप लोगों की बेसिकली जो भी आप लोगों का मेन स्पेसिफिकेशंस हैं आप लोगों के पेपर को लेकर कि भाई वर्ड लिमिट जो है वो उस पर अड़र रहो, उसके अलावा कोई आपको जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखें आंसर राइटिंग में, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर एनीवन, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा दोस्तों आप निखार के लाएंगे अपने आंसर्स को, आपको चीजें पता लगती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन में कुछ चीजें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट्स है, ठीक है, वो आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स हो गए आप लोगों के, कोई भी आपके मान लो साइट आर्टिकल्स हैं, साइट आर्टिकल्स को भी आप यहां पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कोई मान लो पर्सनैलिटी है, उनकी अगर आपको कोट्स पता हैं जो उससे रिलेवेंसी दिखा रही हैं, तो उन कोट्स को आप अपनी आंसर राइटिंग में डाल सकते हैं। न्यूज़पेपर से कोई कोट्स आपको मिलती हैं तो उसको वहां पे भी कोट को जो है वो आप अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आप लोगों का नेशनल, कोई भी आप लोगों का नेशनल और ग्लोबल सर्वे हो रहा है, कोई भी आपका नेशनल और ग्लोबल सर्वे आपको देखने को मिले तो उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आप यहां पर दोस्तों अपने आंसर राइटिंग में कैरी आउट कर सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। अगर कहीं पे हल्का फुल्का मैप बनाना है तो मैप भी बना सकते हैं अपने आंसर्स में, मैप्स को भी बना सकते हैं। कोई भी अगर आपको लग रहा हो कि कहीं पे कोई रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, अभी हाल फिलहाल में कोई बदलाव हुआ है, उसको आप लिख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, याद रखें, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं इसको आप अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे अपने आंसर्स में, ठीक है। 3 चीजों का खासा याद रखें। सबसे पहले क्वेश्चन को समझें, ठीक है। जब भी कभी आंसर राइटिंग को स्टार्ट करना हो तो आंसर राइटिंग स्टार्ट करने के लिए हमारी सबसे पहली समझ होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, कि हम अपने क्वेश्चन को कैसे समझ रहे हैं, ठीक है। कि क्वेश्चन आंसर लिखने से पहले हम क्वेश्चन को समझें, हमें कीवर्ड्स जो दे रखे हैं क्वेश्चन में उसको ढंग से समझना है कि उसमें एक्सप्लेन लिखा है, उसमें विश्लेषण लिखा है, उसमें डिस्कस करना लिखा है, उसमें इवेल्युएट करना लिखा है, क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर्स करने हैं। फिर आप अपने आंसर्स को प्लान करेंगे। एक बार क्वेश्चन समझ लिए, अब आप आंसर को प्लान करेंगे। उसके लिए आप क्या करते हैं, एक प्रॉपर एक आउटलाइन बना लीजिएगा, एक रफ कॉपी लीजिए, हल्का सा साइड में पेंसिल से एक आउटलाइन बना लें। जो जो चीजें आपके माइंड में आ रही है कि मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से स्टार्ट कर रहा हूं, कर रही हूं, तो उसको पॉइंटर्स में आप अपना डालना शुरू कर दें और अपनी राइटिंग को शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया, मेन परिचय, क्वेश्चन का परिचय देंगे आप, क्या चीज आप चाहते हैं लिखना, दूसरा उसकी मेन बॉडी क्या है और उसका कंक्लूजन क्या है, इस 3 चीजों के बारे में आप चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन जब भी कभी देना हो तो याद रखें आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, जो टॉपिक आपका क्वेश्चन में पूछा गया उसके बारे में आप प्रॉपर इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करेंगे। अब हो सकता है कि डेफिनेशन भी हो सकती है कोई चीज, कोई एक्सप्लेनेशन हो सकती है, कोई कोड हो सकती है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने आंसर्स को लिख रहे हैं एज पर दी क्वेश्चन डिमांड। दूसरा है दोस्तों मेन बॉडी ऑफ द आंसर, ये मेन पार्ट है क्वेश्चन का, और ये मेन पार्ट जो है आप लोगों का ये बहुत ही सिस्टमैटिक होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में आप लिखें। जो आपके आइडियाज हैं उसको लॉजिकल फ्लो में रखने की कोशिश करें। जहां पर आपको लगे हेडिंग्स डालने हैं, बुलेट पॉइंट्स डालने हैं, वहां पर डालो। आपको लगता है फैक्ट्स डालनी है, कोई फिगर डालनी है, कोई डायग्राम बनाना है, कोई एग्जाम्पल लिखना है, कोई केस स्टडी लिखनी है, बिल्कुल लिखिएगा। तो मेन आंसर जो है, मेन बॉडी आपकी सबसे बेहतरीन होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जब कंक्लूजन दे रहे हो आप, तो कंक्लूजन में जो आपका आंसर है याद रखें, उसमें पूरे क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन क्यों लाया गया था, उसका ऑब्जेक्टिव वो आपको बताना है कि भाई इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन है, जो बैलेंस कंक्लूजन है, वो आपको अपनी कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू में रखना है। बात समझ में नहीं समझ में आई? एक तरीके से जो आपका मेन आर्ग्यूमेंट है तो उसको समराइज करेगा, उसकी समरी देगा कंक्लूजन। अगर कोई समस्या है तो उसके सॉल्यूशन को भी आप वहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। जब हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे तब आपको एग्जैक्टली ये चीजें समझ में आएंगी कि लिखना कैसे है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम भाई, प्रैक्टिस रेगुलरली। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर को आप सॉल्व करोगे, श्योरली यू विल गेट सक्सेस इन योर मेंस एग्जामिनेशन। तो साथियों, हमारे प्लेटफॉर्म पर
आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया यूट्यूब पर, और जिसमें आप लोगों को हमारे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आपके टोटल सब्जेक्ट्स हैं अगर देखा जाए कायदे में तो 6, ठीक, 6 सब्जेक्ट है। पहला हिस्ट्री, दूसरा पॉलिटी, तीसरा इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिर आप लोगों का करंट अफेयर्स, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स की आंसर राइटिंग प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करवाई जा सके, ठीक है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जितनी बातें आपको बताई गई हैं उस पर अडिग रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह के लिए आप मेरे यहां पर जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक। चलिए, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू भाई, थैंक यू।